हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट्स ब्रेन। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास की बुक यानी क्लास 12 की बुक अंतरा भाग 2 का पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति के प्रश्नोत्तर। इस पाठ का हम सार एक्सप्लेनेशन पूरा देख चुके हैं कि किस तरीके से रामचंद्र शुक्ल जी की मुलाकात प्रेम घन से होती है, फिर केदारनाथ पाठक जी से होती है, किस तरीके से उनका रुझान साहित्य की तरफ बढ़ता है, उनका पूरे जो दोस्त होते हैं उनका एक क्लब बन जाता है, किस तरीके से वो सभी साहित्य प्रेमी होते हैं। ये सभी की जो पूरी चीज़ डिटेलिंग में है, हम इसके पहले वीडियो में इसको पूरी अच्छी तरीके से देख और समझ चुके हैं। अब इसी पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, लेखक ने अपने पिता जी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब देखिए, उनका साहित्यिक बैकग्राउंड था, उनके पिताजी साहित्य बहुत अच्छा पढ़ते थे, रामचंद्रिका और रामचरितमानस का वाचन करते थे हर रात में बैठकर, साथ ही वो फारसी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ये सभी चीज़ें जो है ना हमने पाठ में पढ़ी थी। तो उनकी जो जो विशेषताएं पाठ में कवि ने, हमारे लेखक ने बताई हैं, उन सभी को हमें लिखना है। तो क्या दिया है, लेखक ने अपने पिता की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे, तो ये भी बताया था। वे प्राचीन हिंदी भाषा के प्रशंसक थे, तो जो प्राचीन हिंदी भाषा थी वो बहुत ज़्यादा शुद्ध थी। आज भी हम हिंदी बोलते हैं लेकिन ये विशुद्ध हिंदी है। शुद्ध हिंदी अगर हम जाएंगे तो और पिछले समय में जाइए जहाँ से संस्कृत खत्म हुई और प्राकृत भाषा ने आकर अपना अपना धीरे धीरे जो शुरू किया। तो ये सब चीज़ें हम जब देखेंगे तो वो शुद्ध हिंदी वो ज़्यादा पसंद करते थे उनके पिताजी। वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। मतलब फारसी भाषा को हिंदी भाषा में मिलाकर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते थे। वे प्रायः रात में सारे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका का बड़ा चित्रात्मक ढंग से वर्णन करके सुनाते थे, कि पूरा बताते थे कि कैसे कैसे इन सभी की चीज़ें हुई थी, जो कथा थी वो सब चीज़ें सुनाया करते थे। भारतेंदु के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक थे वो उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो ये सारी विशेषताएं पाठ में रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने पिता के बारे में हमें बताई थी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी। मतलब जब वो बचपन में छोटे में थे तो वो क्या क्या चीजें थी भारतेंदु जी के। पहले तो वो समझते थे कि राजा हरिश्चंद्र कहते हैं भारतेंदु जी एक ही हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और राजा हरिश्चंद्र को एक समझते थे। तो क्या दिया है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में मधुर भावना व्याप्त थी। वह राजा हरिश्चंद्र तथा कवि हरिश्चंद्र के अंतर को समझ नहीं पाते थे। अंतर मतलब वो समझते थे ये दोनों एक ही हैं और दोनों को एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि कोई उनके सम्मुख हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके सम्मुख उन दोनों से युक्त मिले जुले भावों का उद्भव होता। जब आप दोनों को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है हम यही समझेंगे कि वो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो बहुत बड़े राजा हुआ करते थे और कवि भी थे, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं भी करते थे, तो वो मिले जुले भाव उनके अंदर आते थे। इसी कारण उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार होता था। माधुर्य भाव इसलिए कि भाई इतना बड़ा राजा होकर भी इतनी अच्छी कविताएं लिख लेता है, इतने बढ़िया नाटक लिखता है, सब कुछ होता है, तो ये सब चीजें जो है उनके मन में आया करती थी। प्रश्न 3, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन की पहली झलक लेखक को ने किस प्रकार देखी। अब प्रेम घन जी के बारे में इन्होंने जब पता किया, भाई जब काशी ट्रांसफर हुआ था तो उनको पता चला कि यहीं रहते हैं, तो भाई 2 मील अपने दोस्तों के साथ वो पैदल चल के चले गए कि चलो देखते हैं कि कहाँ रहते हैं, क्या होता है। चलते चले गए, जब देखा तो वहां पर क्या था, उनके घर का क्या दृश्य था, बालकनी थी, बेल थी, पिलर्स लगे हुए, तो वो जितना भी डिस्क्रिप्शन किया था ना हमें वो चीजें यहाँ पर बतानी है। क्या है, लेखक के पिता की बदली मिर्जापुर के बाहर नगर में हुई। वहां रहते हुए एक दिन ज्ञात हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के सखा, जिनका नाम उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी है, अर्थात कवि है जो हमारे कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनके सखा यानी कि मित्र कौन, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी हैं, जो प्रेम घन उपनाम से लिखते हैं। वे यहाँ रहते हैं। लेखक उन्हें मिलने को आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार 1-1.5 मील चल के उनके घर के नीचे खड़ा हो गया।
इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोजा जो उनके साथ घर में तथा प्रेमघर जी की भली भांति परिचित थे। यानी कि उनके मित्र मंडली में ऐसे बहुत से लोगों को खोजा जो उनके साथ रहें कि ये हमारे प्रेमघर जी के बहुत ही उनके चहेते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को खोज के उनको मित्र बनाया और उन्हीं के साथ उनके घर की तरफ चल दिए। उनके घर के ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा और कुछ देर में उसने प्रेम घन की झलक पड़ी। उनके बाल कंधों तक लग रहे थे। लेखक जब तक कुछ समझ पाता वे अंदर चले गए। मतलब कैसे थे वो? थोड़ी देर के लिए आए, पिलर पे ऐसे करके हाथ टिका के खड़े हुए, उनके बाल कंधों तक लटक रहे थे और वो थोड़ी देर रहे और उसके बाद वो अंदर चले गए थे। तो इस तरीके से उन्हें प्रेमघन की पहली झलक मिली थी। अब आता है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में क्या है? लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस प्रकार बढ़ता गया? तो क्या क्या कारण हुए थे जिसके कारण धीरे धीरे उनका जो झुकाव है वो साहित्य की तरफ बढ़ रहा था? एक तो परिवार तो था ही था, फिर उनको मित्र भी वैसे ही मिले, आसपास का माहौल उनको जब ऐसा मिलता गया, फिर केदारनाथ पाठक जी मिले, उनसे मित्रता हुई, उनके साथ रहकर उनको धीरे धीरे जो है साहित्य की तरफ उनका झुकाव बढ़ता गया। तो इसी सारी चीज़ों को आपको लिखना है यहाँ पर कि कैसे उनका झुकाव बढ़ा था। तो क्या दिया है? लेखक के पिता फारसी के ज्ञाता थे तथा हिंदी प्रेमी थे। उनके घर में भारतेंदु रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। वाचन मतलब भारतेंदु जी के जो नाटक हैं उसको सब बोल बोल के प्ले करते रहते थे। रामचरितमानस तथा रामचंद्रिका का सुंदर वाचन होता था। पिता द्वारा लेखक को बचपन से ही साहित्य से परिचय करवा दिया गया था। यानी कि पिता जो जब इतने साहित्य प्रेमी थे तो भाई बच्चा परिवार में भी उतना ही साहित्य आप देखेंगे। भारतेंदु लिखित नाटक लेखक को आकर्षित करते थे। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिताजी ने ही उनके अंदर हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम के बीज को बोया था। बीज बोया गया था, मगर अब धीरे धीरे ये कैसे फलेगा ये भी होगा। साहित्य का बीज, साहित्य अच्छा, भाई चारों तरफ साहित्य का माहौल था, तो जाहिर सी बात है कि घर में बच्चा भी उसी तरीके से रुझान बढ़ेगा, तो उनका भी रुझान बढ़ चुका था। इस तरह हिंदी साहित्य की ओर झुकाव होना स्वाभाविक था। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने इसमें मील के पत्थर का काम किया। मील के पत्थर मतलब बहुत अहम भूमिका निभाई। लेखक जिस पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने जाया करते थे उसी के संस्थापक केदारनाथ जी थे। वे लेखक को प्रायः पुस्तक ले जाते हुए देखते। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वो बहुत प्रभावित थे। अब कोई बच्चा आए, साहित्य की किताबें ले जाए, वो डेली रूटीन से अगर ऐसा करे तो जाहिर सी बात है कि प्रभावित करने वाली बात हो जाती है। तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए थे कि एक बच्चा साहित्य के लिए इतना आदर भाव रखता है, इतना झुकाव रखता है। बच्चे के अंदर हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति आदर भाव देखकर वह प्रभावित हुए। उन्हीं के कारण 16 वर्ष की अवस्था में लेखक को हिंदी प्रेमियों की मंडली से परिचय हुआ। उन्हीं के कारण एक मंडली में वो दाखिल हुए जहां पर सभी साहित्य प्रेमी लोग थे। इसी मंडली के सभी लोग हिंदी जगत के महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, जिनमें काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि थे। इन सब के रहते हुए लेखक का साहित्य के प्रति झुकाव और तेजी से बढ़ने लगा। तो जो मंडली थी उसमें सभी साहित्य प्रेमी थे और साहित्य में कहीं ना कोई स्थान वो लोग रखते थे। इसीलिए धीरे धीरे इनका झुकाव भी साहित्य की तरफ और बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया। अब है प्रश्न 5। निसंदेह शब्द को लेकर लेखक के किस प्रसंग का जिक्र किया गया है? अब क्या था, जो इनकी मित्र मंडली बनी थी, जब ये मिर्जापुर में इनके पिता पोस्टेड हुए थे तो उनकी कुछ मित्र मंडली बनी थी, उसमें जितने थे ये सभी जो है ना बड़ी शुद्ध हिंदी बोलते थे। निसंदेह, इत्यादि, आदि जैसे शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। तो जहां बैठते थे वहां आसपास बहुत से लोग गुजरते थे। तो अब ये निसंदेह शब्द सुन के कई बार उन पूरी मंडली का नाम ही क्या रख दिया गया था? निसंदेह मंडली। तो कैसे आएगा? निसंदेह शब्द को लेकर लेखक के इस प्रसंग का जिक्र किया है। जब लेखक का परिचय हिंदी प्रेमी मंडली से हुआ तो वहां प्रायः लिखने तथा बोलने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता था। बातचीत करते समय निसंदेह शब्द का अधिक प्रयोग किया जाता था। दूसरे लेखक के घर के आसपास ऐसे लोग अधिक रहा करते थे जो मुख्तार कचहरी, मतलब आसपास कचहरी थी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता था।
और सब जो है कचहरी में मुस्लिम लोग थे, तो वहाँ फारसी और अरबी भाषा ज़्यादा बोली जाती थी। कचहरी के अफसर व कर्मचारी तथा वकील हुआ करते थे। ये लोग राजभाषा होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक किया करते थे, मतलब उर्दू फारसी ज़्यादा होते थे। ऐसे लोगों को लेखक तथा उसकी मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता था कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं हिंदी के शब्द, तो इनको ये बहुत ही अजीब लगता था। इन्हीं लोगों ने लेखक तथा उनकी मित्र मंडली का नाम निसंदेह रख दिया कि इस पूरी मंडली का नाम क्या रख दिया, निसंदेह। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरी मंडली बहुत ही शुद्ध हिंदी बोला करती थी और आसपास उर्दू भाषा ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। प्रश्न 6 क्या दिया है? पाठ के कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है। ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बहुत ही अलग अलग तरीके, बहुत सारी घटनाओं का इसमें उल्लेख किया गया है, चाहे उनका केदारनाथ पाक्टा से मिलन हो, प्रेमघन जी से पहली स्मृति हो, मंडली में शामिल किया जाना हो, बहुत सारी हैं। तो आपको उसमें से जो भी घटनाएं रोचक लगी उनमें से 3 रचनाएं आपको लिखनी है। तो हमने तो 3 आपके लिए प्रस्तुत करी, लेकिन आप कोई और अगर घटना यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसमें से कोई रचना हटा दीजिए, कोई घटना हटा दीजिए और उसकी जगह दूसरी घटना रख दीजिए। तो क्या दिया है? 3 रोचक घटनाएं चौधरी साहब से जुड़ी हुई हैं, वे इस प्रकार हैं। क्या है? एक बार एक प्रसिद्ध कवि वामनाचार्य गिरी चौधरी साहब से मिलने आए। वे मार्ग पर चलते हुए चौधरी साहब पर आधारित कविता का निर्माण कर रहे थे। कविता के आखिरी अंक पर वह अटके हुए थे, तभी उनके ऊपरी बालकनी में चौधरी साहब खड़े दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वह तपाक से जोर से बोल पड़े, खंबा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। तो जब प्रेमघन चौधरी साहब को पहले बार देखा था तो हाथ ऐसे खंबे पे करके खड़े थे ना, तो वो जिस पे अटके थे वो एकदम से उनको आखिरी वर्ण यही मिल गया था। ये तो पहली घटना हुई। दूसरी घटना क्या है? ऐसे ही एक दिन चौधरी साहब बहुत से लोगों के साथ बैठे हुए थे। वहां से एक पंडित जी गुजर रहे थे, सो वह भी इस मंडली में आ गए। चौधरी साहब ने उनका हाल चाल पूछा, और क्या हाल है? पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः कुछ जल खाया है। मतलब जल खाया है, जल पिया नहीं है, जल खाया है, और बस यूं ही चले आ रहे हैं। उनका इतना कहना था कि सब पूछ पड़े, जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? तो ये भी एक घटना हुई थी कि जल खाया है और फलाहार पिया है। यहाँ पे जो हमारी क्रिया थी वो लिंग से अलग हट गई थी। यहाँ पे क्या चीज पानी पीना था, वहां पिया कर दिया था। तो ये एक घटना यहाँ पर घटी थी। तीसरी घटना क्या थी? चौधरी साहब के पास एक दिन उनके मित्र मिलने के लिए पहुंचे। चौधरी साहब से वह अचानक प्रश्न पूछ बैठे, साहब मैं अक्सर घनचक्कर शब्द सुना करता हूं। कौन सा शब्द सुनते हैं? घनचक्कर। आपको मालूम है इसका क्या अर्थ है? भाई उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका अर्थ क्या है। बस क्या था, चौधरी साहब बोल पड़े, इसमें कौन सी कठिन बात है? रात के समय कागज कलम लो, उसमें सुबह से लेकर रात तक का जो जो काम किया है उसे लिखिए और पढ़िए। मतलब आप वाकई जो घन चक्कर है, उस तरीके से जितना भी कार्य है आपने किया है उसको सब लिखिए और लिखने के बाद पढ़िए, तब आप अपने आप घन चक्कर हो जाएंगे। एक तो पहले हमने कार्य कर लिया पूरा दिन, अब उसके बाद हमने उसको लिखा, अब लिखने के बाद फिर उसको पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम घन चक्कर से तो हो ही जाएंगे, मतलब दिमाग घूम जाएगा हमारा। अब प्रश्न 7 है हमारे पास। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता है। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो ये चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया था। तो कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, चलिए ये भी देखते हैं। यह कथन चौधरी साहब के संदर्भ में कहा गया। वे उनकी मंडली में सबसे अधिक उम्र के थे। जो उनकी भारतेंदु की जो मंडली बनी हुई थी, भारतेंदु प्रिय लेखकों की, और उसमें ये सबसे अधिक उम्र के थे चौधरी साहब जी। यही कारण था कि उन्हें मंडली में पुरानी वस्तु समझा जाता था। उम्र भाई जितना बड़ा वो उतना पहले का पैदा हुआ, तो वो प्राचीन हो गया, तो पुरातत्व हो गया, तो सबसे पुराना उन्हीं को समझा जाता था। चौधरी साहब स्नेही व्यक्ति थे। वे सबसे प्रेम से बातें किया करते थे। लोगों को उनके विषय में जानने का कौतूहल विद्यमान था। सबसे प्यार से बातें करते थे, इसीलिए लोग सब उनके बारे में, भाई जो व्यक्ति अच्छा होता है हम उसके बारे में जानने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कि किसी तरह जान जाए।
तो वही यहाँ पर भी हुआ। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने उनके लिए इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम के कौतूहल का अद्भुत मिश्रण रहा है। यानी एक तो पुरातत्व में पुराने हैं और उनको जानने की इच्छा सभी के अंदर रहती है, इसलिए कौतूहल का मिश्रण उनको बताया है। इस प्रकार के कथन में से कहे थे, यही बात उन्होंने हमारे सामने शुक्ल जी ने रखी थी। प्रश्न 8 है, क्या दिया है? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? पहला पूरा हमने यहां पर देखा, बद्रीनारायण चौधरी जी के बारे में हमने पूरा देखा, प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ा, तो जो जो विशेषताएं सामने उकेरी गई हैं उनके बारे में हमें यहां पर लिखना है। तो क्या है? लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं को उजागर किया है। हिंदी प्रेमी है, पहला क्या है? हिंदी प्रेमी है। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे, वह प्रेम घन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी में उनका प्रेम बातों से स्पष्ट हो जाता था, कि वो उनकी बातों से पता चल जाता था कि वो हिंदी के प्रति कितना डिवोटेड है। लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान है, मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी की तरफ ले जाने में चौधरी साहब का, क्योंकि वो खुद बहुत हिंदी बड़े प्रेमी थे। तो जब शुक्ल जी उनसे मिले तो उनका भी धीरे धीरे रुझान साहित्य की तरफ बढ़ने लगा था। फिर है क्या है? सियासती व्यक्ति। चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदारी व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव व अवसर को नाच रंग का आयोजन होता, यह उनकी रहीसी का प्रतीक था। भाई एक रईस व्यक्ति थे, तो जितने भी त्योहार या उत्सव हुआ करते थे उनके यहाँ बहुत ज्यादा मन से हुआ करते थे। सारे कोई भी त्योहार हो, कोई भी उत्सव हो, बड़ी मंडली लगती थी, खूब खान पीन नाच गाना सब कुछ हुआ करता था, तो सभी वहां पे एंजॉय भी करते थे। फिर है आकर्षक व्यक्तित्व। चौधरी साहब का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद तथा कंधे तक लटकते बाल उनकी पहचान थे, मतलब बाल उनके घुंघराले थे और एकदम कंधे तक लटकते थे, तो वो व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक, भाई लंबे दुबले छरहरे से, और जो है जो व्यक्ति थे बहुत ही, उनका बाल जो हेयर कट उनका था वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता था। हंसमुख व्यक्ति थे। चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे, बात बात पर लोगों को गुदगुदा देते थे, यानी कि उनकी बातें ऐसी होती थी कि इस गंभीर बात में भी एकदम गुदगुदाने वाली बात कर देते, हंसी मजाक करना, कोई सीरियस बात ज्यादा नहीं किया करते थे। हर कोई उनसे बड़ा ही प्रसन्न रहता था। प्रश्न 9, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? समवयस्क हमने आपको बताया था पहले भी, मतलब भी जितने लोग हों सब वयस्क हों और लगभग एक ही उम्र के हों। जैसे अगर 16 साल के हैं तो 16 से लेकर 18-20 तक के लोग हो गए, 16 से 18 तक के लोग हो गए, तो मतलब सब एक ही ग्रुप के हो। तो वो मंडली में जो जो लोग थे उनके क्या नाम थे? समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में ये लेखक मुख्य थे: काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्री नारायण गौड़, पंडित उमा शंकर द्विवेदी इत्यादि। ये सभी उस मंडली में जो मेन लोग थे समवयस्क मंडली में। अब हमारे पास आता है प्रश्न 10। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मित्रता में परिणत हो गया। कथन का आश्रय स्पष्ट कीजिए। कहने का मतलब है जो बालकनी के नीचे से उन्होंने देखा था वो बहुत जल्दी ही क्या हुआ, एक परिणय यानी कि बहुत अच्छी मित्रता में बदल गया था। तो ये कहां पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो वही काशी एक शादी में गए थे ना, तो उसी आयोजन की बात हम करते हैं। एक बार लेखक पिता के कहने पर किसी बारात में काशी चले गए। वहां घूमते हुए काशी के चौखंबा स्थान पर पहुंचे। यही उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ पाठक जी से हुई। वे भारतेंदु के मित्र थे। लेखक स्वयं भारतेंदु के प्रशंसक थे। पंडित जी से भारतेंदु के विषय में जानकर वह उनके घर को बड़ी चाह और कौतूहल से देख रहे थे। वह लेखक को भावनाओं में डूबा देखकर प्रसन्न थे। उन्हें लेखक की इस प्रकार की भावुकता से बहुत प्रभावित हुए। आगे चलकर दोनों का यह हृदय परिचय एक पक्की दोस्ती में बदल गया। भाव यह है कि पंडित जी ने लेखक का जो व्यवहार देखा वह उन्हें छू गया और आगे चलकर इसी कारण वह गहरत मित्र भी बने। तो जब केदारनाथ पाठक जी से उनकी मुलाकात हुई तो इतनी कैजुअल थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता था, लेकिन जब साहित्य के प्रति रुझाव देखा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो दोनों आपस में बहुत ही बड़े मित्र बन गए।
बहुत अच्छे मित्र बन गए। तो ये क्या हुआ, एक परिणय सूत्र में बन गया। इसी मत में ये हमारा जो वक्तव्य है कहा गया था। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने यहाँ खत्म किया। हमने इसके पूरे पाठ को हमने समझाया भी, आपको प्रश्नोत्तर भी समझाए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे के पाठों के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, हमारे वीडियोस जल्द ही आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।